हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे मोनोपोली इक्विलिब्रियम एंड लॉ ऑफ कॉस्ट सेइंग कॉस्ट कंसेप्ट के साथ हम कवर करेंगे मोनोपोली इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम या फिर प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। तो यहाँ पे हमने लॉ ऑफ कॉस्ट के बेस पे कवर करना है मोनोपोली इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो है मोनोपोलिस्ट हो जो वो फिक्स करता है प्राइस ज़्यादा या फिर कम लॉन्ग रन के अंदर, वो डिपेंड करेगा दो चीज़ों के ऊपर। यानी कि लॉन्ग रन के अंदर एक मोनोपोलिस्ट हाई प्राइस चार्ज करे या फिर लो प्राइस चार्ज करे, डिपेंड करता है दो चीज़ें कौन सी। एक तो होती है नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक है या फिर इन इलास्टिक है, तो देखा जाएगा उस बेस पे डिटरमाइन किया जाएगा प्राइस क्या रखेगा जो मोनोपोलिस्ट होता है। और दूसरा कि इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कॉस्ट और मोनोपोली प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि यहाँ पे देखा जाएगा कि जो कॉस्ट है लॉ ऑफ कॉस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा प्राइस डिटर्मिनेशन के ऊपर। तो ये चीज़ भी है जो कंसीडर की जाएगी मोनोपोलिस्ट द्वारा। सबसे पहले नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि यहाँ पे चेक किया जाएगा कि जो मोनोपोलिस्ट द्वारा प्रोडक्ट सेल किया जाता है उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड एकदम से चेंज हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक है। अगर प्राइस के चेंज होने से इलास्टिसिटी डिमांड चेंज नहीं हो पाती उसे इन इलास्टिक बोला जाता है। कि यहाँ पे इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है। इसको कवर करते हैं पहले ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ताकि आपको बेटर तरीके से समझा जाए। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेक की जाती है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें इजीली चेंज आ जाते हैं, यानी कि डिमांड क्या होती है आसानी से चेंज हो जाती है अगर प्राइसेस में चेंज आते हैं। तो यहाँ पे अब जो मोनोपोलिस्टिक होता है वो क्या करता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होने के कारण जो प्राइस रखेगा वो क्या रखेगा, कम रखेगा। क्योंकि उसको पता है अगर हाई प्राइस चार्ज करेगा तो डिमांड इलास्टिक है, कंज्यूमर स्विच कर देंगे प्रोडक्ट को। तो जब इलास्टिसिटी और डिमांड इलास्टिक होती है तो उस केस में प्राइस लो किया जाता है। तो अब प्रॉफिट बढ़ाने के लिए फिर मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, जैसे ही प्राइस लो जाता है तो फिर कंज्यूमर क्या करता है उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। जैसे डिमांड बढ़ेगी तो मतलब कि सेल क्या हो जाएगी, मोनोपोलिस्ट की बढ़ जाएगी। तो सेल को बढ़ा करके एक मोनोपोलिस्ट इस केस में क्या करेगा, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। दूसरा केस आता है कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इलास्टिक डिमांड है वो चेंज नहीं हो पाती, यानी कि यहाँ पे इसको लिख देते हैं नो चेंज, यानी कि इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, नो चेंज आएगा इलास्टिसिटी डिमांड में। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट को पता है कि कंज्यूमर उसी के प्रोडक्ट को जो परचेज करेगा तो यहाँ पे जो प्राइस वो हाई रख देगा क्योंकि डिमांड क्या है इन इलास्टिक है, चेंज नहीं होने वाली। तो यहाँ पे प्राइस को हाई करके जो मोनोपोलिस्ट होता है अपने प्रॉफिट को क्या करता है, मैक्सिमम करता है। यानी कि जब वो हाई प्राइस चार्ज करेगा तो उस केस में उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो चेक की जाती है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस लो चार्ज किया जाएगा मोनोपोलिस्ट द्वारा। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक है तो उस केस में हाई प्राइस है जो मोनोपोलिस्ट चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कॉस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि जो कॉस्ट होती है उसका क्या इफेक्ट देखने को पड़ेगा अगर हम प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें। तो यहाँ पे जब फिक्स किया जाता है प्राइस एक मोनोपोलिस्ट द्वारा तो वो कंसीडर करता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रोडक्शन किया जाता है गुड्स और सर्विसेज का तो उसकी कॉस्ट आती है उसको प्रोड्यूस करने की। कॉस्ट किस चीज़ की आती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। जिन फैक्टर इनपुट का यूज़ करके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया था तो उन फैक्टर्स के ऊपर क्या आता है, खर्च करना पड़ता है। जैसे लैंड के ऊपर रेंट देना, रेंट क्या लैंड का खर्चा हो गया। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट क्या कैपिटल के ऊपर खर्चा हो गया। ऐसी लेबर के ऊपर वेजेस देना, वेजेस क्या है कॉस्ट ऑफ यानी फैक्टर इनपुट की कॉस्ट है ये। इस तरीके से हम काउंट करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, उस बेस पे हमने क्या करना होता है, डिटरमाइन करना होता है प्राइस। इसको भी हम ओवरव्यू के पॉइंट में समझते हैं। तो यहाँ पे जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि जब गुड्स को
गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, तो गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो उन फैक्टर्स के ऊपर क्या आती है, फैक्टर कॉस्ट आती है, जिसे हम प्रोडक्शन कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। फैक्टर्स में जैसे हम यूज़ करते हैं लैंड को, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को, मतलब कि यहाँ पे देखा जाता है एंटरप्रेन्योर। तो इस तरीके से हमने फैक्टर्स यूज़ करते हैं। लैंड के ऊपर क्या देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, किराया जो ज़मीन का होता है। लेबर को वेजेस देनी पड़ती है, यानी कि मजदूरी देनी पड़ती है। कैपिटल यानी कि जब बाहर से पैसा उधारा उठा करके प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया था तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो यहाँ पे इन तीनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके एंटरप्रेन्योर कमाता है पैसा और वो क्या लेके जाता है, प्रॉफिट लेके जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आती है फैक्टर ऑफ कॉस्ट कहलाती है, फैक्टर कॉस्ट कहलाती है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है। कि जब भी एक प्रोड्यूसर अपने गुड्स का प्राइस जो डिटरमाइन करेगा वो कैसे करता है, हम जानते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर भी कंसेप्ट यूज़ किया जाता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके हम क्या करते हैं, सेल प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। यानी कि जब हमने कॉस्ट में प्लस कर देना प्रॉफिट तो हमारे पास सेल है जो प्राइस आ जाता है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट होती है वो कौन सी होती है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है वही हम कॉस्ट यहाँ पे शामिल करते हैं। इस कॉस्ट का जो इफेक्ट है वो पड़ता है किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर पड़ता है। और यहाँ पे सेल प्राइस है जो इसको ऐड करके प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे इस कॉस्ट का कंसेप्ट है जो देखा जाता है कि क्या ये कॉस्ट डिमिनिशिंग कॉस्ट है, इंक्रीजिंग कॉस्ट है या फिर कॉन्स्टेंट कॉस्ट है, तो इसका इफेक्ट हमें चेक करना है। तो अब कवर करते हैं कॉस्ट कंसेप्ट को हम सबसे पहला हमारे पास कंसेप्ट आता है डिमिनिशिंग कॉस्ट। डिमिनिशिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम आउटपुट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो पर यूनिट कॉस्ट क्या होती जाएगी, डाउन जाती जाएगी। इस सिचुएशन के अंदर मोनोपोलिस्ट को यही सलाह दी जाती है कि जो प्राइस फिक्स करेगा वो क्या करेगा, लो प्राइस फिक्स करेगा, जिससे वो सेल को बढ़ा करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा पाए। क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट क्या आ रही, कम आ रही है एडिशनल प्रोडक्शन करने के लिए। जब पर यूनिट कॉस्ट कम आती है तो उससे क्या होता है, जो रेट होता है, प्राइसेस जो होते हैं प्रोडक्ट के वो कम मिलते हैं, जिस कारण से जो प्राइस जब कम होता है तो कंज्यूमर उसकी डिमांड बढ़ा देता है, जिससे एक मोनोपोलिस्ट क्या करता है, सेल को बढ़ा करके अपने प्रॉफिट का जो मैक्सिमम ले सकता है। इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। अब हम डायग्राम प्रिपेयर करते हैं। अब हम यहाँ पे हमने ओ वाई एक्सिस को लेना है। ये ओ वाई एक्सिस है जहाँ पे रिवेन्यू और कॉस्ट को शो किया जाएगा। ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है जहाँ पे आउटपुट का लेवल हम शो करेंगे। ओ एक्स एक्सिस पे लेके चलेंगे हम आउटपुट को। ये आउटपुट है हमारे पास। और ये ओ वाई एक्सिस जहाँ पे हमने रिवेन्यू और कॉस्ट को दिखाना है। हमने मार्जिन रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू कर्व ड्रॉ करना है। तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास एवरेज रिवेन्यू कर्व है और इसके बिलो जो हमारे पास आता है वो आता है मार्जिनल रिवेन्यू। इस तरीके से हमारे पास ये मार्जिनल रिवेन्यू है और ये हमारे पास एवरेज रिवेन्यू कर्व है। अब हमने ड्रॉ करना है डिमिनिशिंग कॉस्ट को, जहाँ पे हमने मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट दोनों को ही डिमिनिश करके दिखाना है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब ड्रॉ करते हैं एवरेज कॉस्ट कर्व को। एवरेज कॉस्ट कर्व आ जाएगा इस तरीके से हमारे पास। तो ये एवरेज कॉस्ट कर्व है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे एम आर इक्वल होता है एम सी के, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पता चल जाएगी हमें। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ से हमें पता चलता है कि इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना है, क्यू क्वांटिटी। और हमारे पास यहाँ से प्राइस पता चलता है कि प्राइस कितना चार्ज करेगी मोनोपोलिस्ट है जो पी, यहाँ पे प्राइस चार्ज करेगी। अब प्रॉफिट कहाँ होगा कि यहाँ पे हमने देखा कि ये एवरेज रिवेन्यू कर्व है और जो ये एवरेज कॉस्ट है, तो यहाँ पे कॉस्ट तो इतनी कम पड़ रही है और रिवेन्यू ज़्यादा है। तो ये सारा प्रोपोर्शन किस चीज़ का होगा, मोनोपोलिस्ट के प्रॉफिट का होगा, जहाँ पे उसका रिवेन्यू ग्रेटर देन है किससे, कॉस्ट से। तो जब रिवेन्यू ग्रेटर होता है कॉस्ट से तो ये सारा एरिया किस चीज़ को शो करता है, अपने प्रॉफिट के एरिया को। तो इस तरीके से जब एक मोनोपोलिस्ट के पास डिमिनिशिंग कॉस्ट जाती है तो वो अर्न कर सकता है प्रॉफिट को, क्योंकि वो प्राइस क्या रखता है, इतना कम प्राइस रखता है कि जिससे वो अपनी, यानी कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, जिसको यानी अपनी गुड्स की सेल को बढ़ा करके एक मोनोपोलिस्ट क्या कर पाता है, प्रॉफिट को मैक्सिमम कर पाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट बनते हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट का, कि जहाँ पे हमने पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ती है, इंक्रीज होते जाती है आउटपुट के बढ़ने के साथ। कवर करते हैं उस पॉइंट को भी। अब हम
इंक्रीजिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होती है बढ़ती जाती है। इन सच सिचुएशंस इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द मोनोपोलिस्ट टू प्रोड्यूस लेस। तो यहाँ पे एक मोनोपोलिस्ट के लिए बेनिफिशियल क्या रहेगा, कम प्रोडक्शन करना और हाई प्राइसेस जो पर यूनिट का चार्ज करना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन करने से कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। तो इस कारण से मोनोपोलिस्ट क्या करता है, कम प्रोडक्शन करता है और जो कम सप्लाई होने के कारण जो उसका प्राइस क्या रखता है, गुड्स का हाई रख देता है। डायग्रामेटिकली समझते हैं अब हम इस कंसेप्ट को। ओ वाई एक्सिस लेते हैं जहाँ पे हम रिवेन्यू और कॉस्ट को दिखाएंगे। ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है जहाँ पे रिवेन्यू कॉस्ट आती है, और ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है जहाँ पे आउटपुट को शो करेंगे। ओ एक्स एक्सिस पे हमने ले लेना है आउटपुट को, और ये ओ वाई एक्सिस है जहाँ पे हम लेके चलेंगे रिवेन्यू और कॉस्ट को। एवरेज रिवेन्यू मार्जिन रिवेन्यू कर्व ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये एवरेज रिवेन्यू कर्व है। इसके बिलो हमारे पास जो आता है वो आता है मार्जिनल रिवेन्यू कर्व। तो इस तरीके से हमने मार्जिनल रिवेन्यू कर्व का जो ड्रॉ कर देना है, ये मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है और ये एवरेज रिवेन्यू कर्व है। अब हमने कॉस्ट दिखानी है इंक्रीजिंग कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को शो करते हैं तो हमने दोनों को इंक्रीज करके दिखा देना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व को, ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है और ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट कर्व आ जाता है। तो ये एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये एवरेज कॉस्ट कर्व है। अब हमने इक्विलिब्रियम दिखाना है जहाँ पे एम आर इक्वल होता है एम सी के। ये हमारे पास एम सी है, ये एम आर है, यानी कि इक्विलिब्रियम कहाँ है, यहाँ पे तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इससे हमने ड्रॉ करना है पॉइंट और इक्विलिब्रियम आउटपुट का जो देखेंगे तो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है जो आ जाती है। ये हमारे पास जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है जो आ गया। एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे टच करता है ये, तो यहाँ पे जो प्राइस आएगा ये वाला प्राइस है जो रखा जाएगा एक मोनोपोलिस्ट द्वारा, और जो कॉस्ट है वो इतनी है क्योंकि एवरेज कॉस्ट कहाँ टच करिए यहाँ पे। तो ये हमारे पास कॉस्ट है, ये हमारे पास रिवेन्यू है, तो ये सारा एरिया किस चीज़ का है, मोनोपोलिस्ट के प्रॉफिट का। क्योंकि ये हमारे पास इंक्रीजिंग कॉस्ट होने के कारण एक मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं कि जो आउटपुट के यूनिट है वो कम प्रोड्यूस करते हैं, सप्लाई कम होने से वो हाई प्राइस चार्ज करते हैं, जिस कारण से वो प्रॉफिट को है जो मैक्सिमम ले सकते हैं। तो यहाँ पे उसका एवरेज रिवेन्यू जो कि प्राइस को नोट करते हैं, यहाँ पे उसकी एवरेज कॉस्ट जो नोट करती है, डिफरेंस जो इसका होता है वो प्रॉफिट का आता है कि एवरेज रिवेन्यू ग्रेटर देन है एवरेज कॉस्ट से। तो यहाँ पे जब रिवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा होता है तो यह सारा एरिया किस चीज़ का है, प्रॉफिट का। नेक्स्ट आते हैं कॉन्स्टेंट कॉस्ट कंसेप्ट। कॉन्स्टेंट कॉस्ट कंसेप्ट में क्या होता है, चाहे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए चाहे प्रोडक्शन को कम किया जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट ही रहेगी। इसको डायग्रामेटिकली शो करते हैं। अब हम यहाँ पे हमने ओ वाई एक्सिस को ले लेना है, तो ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, ये ओ एक्स एक्सिस है। हमारे पास ओ एक्स एक्सिस पे आउटपुट को दिखाया जाएगा, ओ एक्स एक्सिस पे लेके चलेंगे हम आउटपुट को, ओ वाई एक्सिस पे लेके चलेंगे रिवेन्यू और कॉस्ट को। तो हमने मार्जिनल रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू कर्व को ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पास मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है, वो ये हमारे पास एवरेज रिवेन्यू कर्व है। तो ये एवरेज रिवेन्यू, ये मार्जिनल रिवेन्यू। हमने कॉस्ट को क्या करना है, कांस्टेंट करना है। तो यहाँ पे हम कॉस्ट ले लेते हैं, कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास कॉस्ट कांस्टेंट है। जो ये कॉस्ट है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों ही कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, जहाँ पे एम आर एम सी के इक्वल हो गया, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमने देखना है कि इक्विलिब्रियम आउटपुट है जो डिटरमाइन हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो जब हम इसको आगे फर्दर एलैबोरेट करेंगे तो रिवेन्यू को इसने यहाँ टच किया, कॉस्ट इसकी यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो रिवेन्यू ग्रेटर है कॉस्ट से, तो यहाँ पे हमारे पास जो एरिया आता है वो आता है प्रॉफिट का। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज रिवेन्यू से मतलब कि प्राइस जो नोट करता है एवरेज रेवेन्यू को, ये कॉस्ट, तो हमारा एरिया आ गया प्रॉफिट का। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मोनोपोली प्राइस विद जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो यहाँ पे कहती है ये एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जहाँ पे मोनोपोलिस्ट है जो
कोई भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जो नहीं कर पाता आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे सपोज करो कहते हैं एक मोनोपोलिस्ट के पास एक माइन है और जब वो माइनिंग के अंदर काम किया गया तो एक वाटर स्प्रिंग है जो आउट हो, यानी कि जो पानी का झरना था वो निकल आया। तो यहाँ पे जो मिनरल वाटर की कॉस्ट क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी मोनोपोलिस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट होता है वो फिक्स करेगा प्राइस को और मैक्सिमाइज करेगा इसके प्रॉफिट को। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसका एक एग्जांपल की हेल्प से। तो यहाँ पे सिंपली कहने का मतलब ये है कि जिस प्रोडक्ट के लिए एक मोनोपोलिस्ट को बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं आती उसे बोलते हैं जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एग्जांपल जैसे माइनिंग का काम था, माइनिंग में जब काम किया गया तो उसके दौरान एक पानी का जो फुहारा आ गया उसके मतलब मोनोपोलिस्ट के आगे, तो उससे जो पानी का जो स्प्रिंग आउट होना वो उसके लिए जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, उसका प्राइस फिक्स करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉस्ट रहेगी वो क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। मार्जिनल कॉस्ट जो अपने पास एवरेज कॉस्ट रहेगी वो इस केस में ज़ीरो रहेगी। तो इसको डायग्रामेटिकली हम कैसे शो कर सकते हैं, कवर करते हैं एक पॉइंट में। यहाँ पे हमारे पास ये वाई एक्सिस रहता है और ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है। यहाँ पे हमने ओ वाई एक्सिस पे लेके चलना है रिवेन्यू और कॉस्ट को, ओ एक्स एक्सिस पे लेके चलेंगे हम आउटपुट को। तो हमारे पास ड्रॉ करते हैं एवरेज रेवेन्यू कर्व को, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है जो आती है। ये एवरेज रेवेन्यू, ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू। अब इस केस में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है वो क्या है, ज़ीरो। तो यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है, जो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ज़ीरो। तो यहाँ पे हम अगर दिखाएं इसको ज़ीरो का मतलब क्या है कि ये ओ एक्स एक्सिस पे आ गई है, क्योंकि ज़ीरो तो ये है ओरिजिन वाला। तो यहाँ पे जब ये हमारे पास कॉस्ट है और ये हमारे पास रिवेन्यू है, तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट करता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि हमने जीरो कॉस्ट को कहाँ दिखा सकते हैं, ओ एक्स एक्सिस पे दिखा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। इसको लेट करते हैं कि ये क्यू पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जो मोनोपोली फर्म होते हैं सेल करती है ओ क्यू क्वांटिटी को, जो सेल करेगी मिनरल वाटर की एट कौन से प्राइस पे। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, प्राइस किस चीज़ से डिनोट करते हैं, रेवेन्यू से। जब मैं इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को आगे फर्दर इलैबोरेट कर दूँ तो इसने एवरेज रेवेन्यू कर्व को यहाँ पे टच किया है, तो मेरे पास जो ये डिनोट करता है, किस चीज़ को डिनोट करता है, प्राइस को। यानी कि अब यहाँ पे ओ की क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं एक मोनोपोलिस्ट किस प्राइस पे, लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे ओ पी नाम से ले लेते हैं इसको कि ओ पी प्राइस पे है ओ की क्वांटिटी का जो एक मोनोपोलिस्ट है जो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो कितना रहेगा प्रॉफिट, तो सारा की सारा क्या चाहिए, हमारे पास प्रॉफिट ही है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिवेन्यू और ये हमारे पास कॉस्ट है, सारा एरिया किस चीज़ को नोट करेगा, प्रॉफिट को। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे एक नया कंसेप्ट। तो ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें, आपकी स्टडी बूस्टअप हो।